नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8.19। ये क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब करो मेथड विच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट टू कंपाउंड्स जिनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। मतलब आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, लेट मी सेलेक्ट अ पेन। आपको एक कोई सॉल्वेंट दिया है एस, आपके पास एक बीकर है, उसमें कोई सॉल्वेंट है एस, कुछ भी मानो, कुछ भी हो सकता है, एस नाम दे दिया, कोई भी सॉल्वेंट है। उसमें क्या है, दो कंपाउंड्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज है। अब आपको उनको सेपरेट करना है। तो आप उनको कैसे सेपरेट कर पाएंगे? तो जब किसी सॉल्वेंट में कंपाउंड की डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब एक ज्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है ना, तो उनको किस तरीके से सेपरेट करते हैं? उनको सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से, क्रिस्टलाइजेशन। करेक्ट। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें क्या करना पड़ता है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। इसके स्टेप्स ये है कि सबसे पहले हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। उसमें क्या करेंगे, जो भी पाउडर्ड मिक्सचर है, कोई पाउडर होगा आपको, उसको आपको किसमें डालना है? एक फ्लास्क में लेना, और उसमें धीरे धीरे करके, आपने पहले पाउडर लिया, उसमें धीरे धीरे करके आप सॉल्वेंट डालते गए, इतना डालना है, और फिर उसको मिक्स करते रहना, धीरे धीरे डालो। एक एक बीकर लिया, उसमें पहले पाउडर डालो, उसमें धीरे धीरे करके सॉल्वेंट डालो, मिक्स करो, सॉल्वेंट डालो, मिक्स करो, सॉल्वेंट डालो, मिक्स करो, धीरे धीरे करते रहो, जब तक करना है कि जब तक उसका कैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना मतलब अब उससे ज्यादा आपने अगर सॉल्वेंट डाला तो वो डिसॉल्व नहीं हो। करेक्ट। तो आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। उसके बाद क्या करना है? आपको फिल्टर करना है सोल्यूशन का। अब आपने हॉट किया इसे, अब आपने उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म किया। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो आप उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट कर दीजिए। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया फिल्टर आउट, गर्म करके फिल्टर आउट करना, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि जो आपका चाइना डिश में आपने फिल्टर आउट करके किसी डिश में लिया होगा, उसको चाइना डिश बोलते हैं, उसको आपने ठंडा होने दिया। तो जैसे ही ठंडा होने देंगे तो जो लेस सॉल्युबल वाली चीज है ना बच्चा, वो पहले उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और जो मोर सॉल्युबल वाली चीज है वो सोल्यूशन में ही रह जाएगी। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। किसका? सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। उसके बाद उसको आपने हीट किया, हीट किया, और हीट करके आपने क्या किया, उसको एक फनल में से पास किया, और क्या किया आपने, उसको एक चाइना डिश में इकट्ठा कर लिया, फनल में से पास करके। अब जो चाइना डिश में इकट्ठा किया उसको आपने उसके बाद कूल डाउन होने दिया, कूल डाउन होने दिया। तो अब क्या हुआ, जो आपके पास चाइना डिश थी उसमें जो लेस सॉल्युबल कंपोनेंट था वो तो क्रिस्टलाइज हो गया, और बाकी का सोल्यूशन ही रह गया। तो क्रिस्टलाइज जो हो गया आपका, अब आप क्या कर सकते हैं उसको, अब आपके उस क्रिस्टल को फिल्टर आउट कर लो। ठीक है, अब आप उस क्रिस्टल्स को निकाल लो, और फिर जो आपके पास सोल्यूशन क्रिस्टल्स हमने निकाल लिए ऊपर से फिल्टर आउट करके। अब जो आपका सोल्यूशन बचा था उस सोल्यूशन में और आपने क्या डाला, मदर लिकर डाली। क्या डाली बच्चा? मदर लिकर। ठीक है, और जैसे ही आपने मदर लिकर डाली उसमें, तो आपने फिर उसको फिर से कूल डाउन होने दिया। जब आपने उसको फिर से कूल डाउन होने दिया तो नेक्स्ट उसके क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके प्योर कंपोनेंट के क्रिस्टल से जो पहले मिले थे, वो फर्स्ट प्योर कंपोनेंट के क्रिस्टल से ये सेकंड प्योर कंपोनेंट के क्रिस्टल थे। मतलब जो पहले मिले वो लेस सॉल्युबल कंपोनेंट था, और जो बाद में मिले वो आपका मोर सॉल्युबल कंपोनेंट था। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट हमने कैसे पाया? इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फिर दोनों को आपने क्या करने दिया, आइसोलेट करके और ड्राई किया, जो भी उसमें सॉल्वेंट है उसको भी उड़ा दिया, ड्राई करने दिया, और आपको दोनों के दोनों जिनकी सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट थी, दोनों के प्योर कंपोनेंट आपको मिल गए। तो पहले आपके पास एक मिक्सचर था, उस मिक्सचर को दोबारा से रिवाइज कीजिए। क्या किया, एक मिक्सचर था, उसमें उसका सॉल्वेंट डाला, कोई भी सॉल्वेंट जो आपको गिवन है, तो उसमें कैसा सोल्यूशन बनाया आपने? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म करके फिल्टर आउट किया। जब फिल्टर आउट आपने एक डिश में किया, उस डिश को फिर ठंडा होने दिया। तो जो कॉम्पोनेंट लेस सॉल्युबल था, वो लेस सॉल्युबल कॉम्पोनेंट सबसे पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फिर उसके क्रिस्टल्स आपने निकाल लिए। फिर क्या किया, जो नीचे सोल्यूशन बचा था उस सोल्यूशन को आपने फिर से उसमें मदर लिकर डाली, और उसको उसका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया, और फिर से उसको उसके क्रिस्टल्स बनने दिए ठंडा होने के बाद। ठीक है, क्रिस्टल्स बने तो अब आपका सेकंड कंपोनेंट के प्योर क्रिस्टल्स बन गए आपको। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज करके आप डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज के अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। आया समझ? अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन।
तो बच्चा डिस्टिलेशन सिंपल क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं, डिस्टिलेशन ही है तीनों में। तो पहले डिस्टिलेशन का मतलब पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि हम एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या है, हमने कोई सॉल्वेंट कोई भी सोल्यूशन डाला, सोल्यूशन बोल रही हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन में क्या है, ए और बी कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन है उसमें ए और बी कंपोनेंट है, ठीक है। आपने अब उसको हीट किया, अब हीट किया तो अब इसमें क्या आप फंडा यूज करते हैं, ये फंडा यूज करते हैं कि किसी एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा दूसरे से, ठीक है। डिफरेंस होना चाहिए कैसा, कंसिडरेबल, कि एक का अगर 20 डिग्री तो दूसरे का 50 होना चाहिए, एक का 30 डिग्री तो दूसरे का 60 डिग्री होना चाहिए। थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए कि आपने किसी टेम्परेचर पे हीट किया तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले हीट हो जाएगा और उसके क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। फिर वो वेपर को आपने यहाँ पे कंडेंस होने दिया, कंडेंस होने दिया और फिर जिसके वेपर बने वो दूसरे बीकर में आपने इकट्ठे कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंटेंट था वो तो यही रह गया और जो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट था, लो बीपी वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपने दो मिक्सचर्स अलग अलग कर लिए। तो ये तो क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस। अब अगर यही डिस्टिलेशन प्रोसेस अगर आप रिड्यूस्ड प्रेशर में करते हो तो क्या होगा, रिड्यूस मतलब प्रेशर आपने कम कर दिया। तो बच्चा जब आप प्रेशर कर देते हो कम, उससे क्या मतलब होता है, उससे क्या मतलब होता है कि जैसे ही आपने प्रेशर कर दिया कम तो फिर आपका जो टेम्परेचर है, जो आपको टेम्परेचर है बॉयल ऑफ करने के लिए, वो भी क्या चाहिए होगा, वो भी चाहिए होगा कम, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर का लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो रिड्यूस डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हम कब करते हैं कि जब हमें कोई ऐसा कंपोनेंट सेपरेट आउट करना होता है, डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करना है, पर क्या पता है हमें वो कंपोनेंट क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, डी नेचर, हाई टेम्परेचर पे वो खराब होने की मतलब डीकम्पोज होने की जिसकी चांसेस रहती है, ठीक है। तो रिड्यूस प्रेशर पे वैसे कंपोनेंट का डिस्टिलेशन करवाया जाता है जो अगर मैंने उसका बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंच गए या उसको हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, एकदम उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो टेम्परेचर रिड्यूस करना है पर उसको बॉयल ऑफ भी करना है ना, बॉयल ऑफ भी करना है और टेम्परेचर रिड्यूस भी करना है, तो प्रेशर भी रिड्यूस कर दो। तो जैसे ही रिड्यूस कर दिया प्रेशर तो टेम्परेचर हमें कम चाहिए उसको बॉयल ऑफ करवाने के लिए। तो ये फंडा हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। देखो यहाँ पे आप डेफिनेशंस पढ़ो सबकी। डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर क्या है, ये उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है जो लिक्विड डिकम्पोज हो जाता है बॉईल करने से। तो अंडर द कंडीशन ऑफ रिड्यूस प्रेशर जो लिक्विड है वो बॉईल होगा लो टेम्परेचर पे, देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड देयरफॉर डिकम्पोज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा कि आपने क्या किया, आपने जो जिस भी लिक्विड का आपको डिस्टिलेशन कराना है उसके साथ में आपने इसमें स्टीम भी डाल दी, पहले से स्टीम डाली हुई है, स्टीम भी है। फिर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे जो भी लिक्विड है वो भी तो बॉईल ऑफ हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, स्टीम की वजह से इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है। तो अब ये दोनों वेपर प्रेशर बना के क्या कर देते, ऑलरेडी प्रेशर आपका इंक्रीज कर देते। तो यहाँ पे भी सेम फंडा यूज हो रहा है। अब क्या किया, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, किया कि नहीं किया। इट इज यूज टू प्योरीफाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज स्टीम वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए पहली बात, और कैसा होना चाहिए, इमिसिबल इन वाटर, वाटर में मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स हो गया तो आप अलग ही कैसे कर पाओगे, है ना, तो मिक्स नहीं होना चाहिए। ऑन पासिंग स्टीम, अब इसमें से स्टीम पास करते तो कंपाउंड ना हीट हो जाता है, हीट हो गया और स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है वाटर में। तो स्टीम तो कंडेंस हो गई वाटर में और आपका कंपाउंड को उसने कर दिया हीट। तो आफ्टर सम टाइम मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉईल एंड passes through the condenser. This condensed mixture of water and liquid is then separated using a separating funnel. तो आपने क्या किया, आपको उतना टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर से जरूरत क्या पड़ी, कम टेम्परेचर में ये बॉयल ऑफ हो गया। अब जैसे ही बॉयल ऑफ हुआ तो स्टीम तो आपकी यहीं कंडेंस हो गई, पर आपका क्योंकि जो लिक्विड था, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक लिक्विड था वो नहीं हुआ, वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया क्योंकि वो वाटर में मिसिबल नहीं था, वो दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो गया। इस तरीके से आपने वेपर प्रेशर इंक्रीज करके क्या किया, वेपर प्रेशर इंक्रीज करके आपने उसका प्रेशर बढ़ा दिया वहां पे, ठीक है, प्रेशर बढ़ा दिया और ऐसे आपने इकट्ठा कर लिया। अब इसके डिस्टिलेशन के एग्जांपल देख लो। जब नॉर्मल डिस्टिलेशन होता है वो आप पेट्रोल और कैरोसिन को सेपरेट करने में यूज करते हो।
ठीक है। रिड्यूस प्रेशर वाली चीज यूज होती है कि जब ग्लिसरॉल को प्योरीफाई करवाया जाता है तो वो अंडर रिड्यूस प्रेशर कराया जाता है, क्योंकि उसका ग्लिसरॉल को अगर आपने बॉईल करवा दिया उसके टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर 593 पे, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर तो हमारे कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए रिड्यूस प्रेशर पे अगर हम उसे बॉईल करवाते तो 453 पे ही बॉईल हो जाता है। बॉयल हो गया वो 453 पे, तो वो 593 पे पहुंच ही नहीं पाया जहां पे वो डिकम्पोज होता है, तो आपको केवल प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टीम डिस्टिलेशन आप करवाते हो, जैसे कि ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनिलीन इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये एग्जांपल्स तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या एग्जांपल था, अगर पेट्रोल और कैरोसिन का कराना, जो हम तो बहुत बार करवाते ही हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है क्या, अंडर रिड्यूस प्रेशर का क्या एग्जांपल हो गया, ग्लिसरॉल। ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन का क्या एग्जांपल हो गया, वाटर एंड एनिलीन। ओके, समझ आया। ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके उनमें पूछ लेते हैं। बहुत ही कैसे हैं, मस्त क्वेश्चंस है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ लाजनियस टेस्ट। ये देखो, ये अब आपकी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री शुरू हो गई है। आपने जो नॉर्मल केमिस्ट्री थी अब आप उससे आगे आ चुके हैं। अब आपके पास है लजाइनियस टेस्ट, जो भी इसको बोलते हैं, शायद मेरे अकॉर्डिंग इसे लजाइनिय, जैसे लजानिया हम खाते हैं उसी तरीके से मैं इसे लजानिया टेस्ट बोल देती हूँ। ठीक है, मुझे उसी तरीके से याद रहता है। ठीक है, क्योंकि नेम प्रोनाउंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए किस लिए यूज होता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस सबसे पहला, सेकंड है सल्फर, फिर है नाइट्रोजन एंड योर हैलोजेंस, एक्स क्या हैलोजन है। ठीक है। इन सब की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लजानिया टेस्ट, एक ही टेस्ट यूज करते हैं सारे इन सारे अनायंस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रेजेंट है, हमें देखना है कि अगर क्या उसमें फॉस्फोरस है, क्या उसमें सल्फर है, क्या उसमें नाइट्रोजन है, क्या उसमें कोई भी हैलोजन है, तो उसका टेस्ट करने के लिए हम लजानिया टेस्ट करते हैं। ठीक है। किस में टेस्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक, यहाँ पे लिख लीजिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब आप इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स तो किसमें फॉर्म होंगे, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस लगा हुआ है, सल्फर लगा है, नाइट्रोजन हैलोजन लगा है, तो उस वो कैसे लगा होगा, कार्बन के साथ लगा होगा ऑब्वियसली, और कुछ भी लगा हो, चाहे फॉस्फोरस हो, चाहे कार्बन के साथ सल्फर हो, चाहे कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन के साथ आपका क्लोरीन हो, ये चारों कैसे होंगे, कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे कि नहीं होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमें तोड़नी है। इसमें सबसे पहला क्या, इन आयंस को डिटेक्ट करने का सबसे पहला है कि हमें इन आयंस को आयोनिक फॉर्म में बनाना है। ठीक है। इन सारे कंपोनेंट्स को आयनिक फॉर्म में बनाना है, क्योंकि अभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के हमें सबसे पहले इनको आयोनिक फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करते हैं उसमें, दे आर कन्वर्टेड इनटू द आयोनिक फॉर्म बाय यूजिंग सोडियम मेटल। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरा पेन कहाँ गया, 1 सेकेंड, कुछ होता रहता है मेरे साथ। अब ये क्यों नहीं काम कर रहा भैया जी, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है, करेक्ट, ठीक है, सॉरी। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, हमें इसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग सोडियम। क्या यूज करके, बाय यूजिंग सोडियम मेटल। करेक्ट। सोडियम मेटल यूज करके हम इसको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में रिड्यूस कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम में मैं क्या डाल रही हूँ, कार्बन प्लस नाइट्रोजन, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो कार्बन तो हो गई, तो सोडियम में जब कार्बन प्लस नाइट्रोजन को डालती हूँ, कोई भी ऐसे कंपाउंड में जिसमें कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, फिर उसको हीट करा देती हूँ। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें अगर कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो उसमें मैंने सोडियम मेटल डाल के हीट करवाया, तो मेरा बन जाता है NaCl, साइनाइड बन गया। नेक्स्ट है, अगर मैंने 2 सोडियम मेटल किसके साथ डाले, कोई सल्फर के साथ डाल के हीट कराती हूँ तो बनता है Na2S। इसमें क्या है, ये आयोनिक फॉर्म बन गए, सारे क्या बन रहे बच्चे, आयोनिक फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं सोडियम मेटल ऐसे कंपाउंड में डालती हूँ जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है और इसको हीट करवा देती हूँ, तो मेरा बनता है
NaX, करेक्ट। तो X क्या है यहाँ पे? X हो सकता है आपका Cl, Br और I, याद रखना F नहीं है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है आपका, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया? फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख दो। फर्स्ट स्टेप है आपने कन्वर्ट कर दिया उसको आयोनिक फॉर्म में बाय यूजिंग सोडियम मेटल, करेक्ट। अब क्या हुआ? अब क्या क्या मिला आपको? यहाँ पे मिला है साइनाइड, यहाँ पे मिला है सल्फाइड, यहाँ पे क्या मिला है? सल्फाइड, और यहाँ पे मिला आपको हलाइड, है ना। अब आपको साइनाइड, सल्फाइड, हलाइड सोडियम के मिल गए हैं। अब आप इनका क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो इनको, ये जो भी कंपाउंड्स मिले इनको एक्सट्रैक्ट किया आपने, कैसे? बाय बॉइलिंग इट इन डिस्टिल्ड वाटर। इन तीनों को जो भी आपको क्या क्या मिले, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो भी आपको मिले, एक तो मिला NaCN, एक मिला Na2S, दूसरा मिला था आपको NaX, करेक्ट। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ NaCN, एक मिला था Na2S, एक मिला था NaX। इनका क्या किया आपने? इनको बॉईल करवाया आपने, इन सारे कंपाउंड्स का एक्सट्रैक्ट को बॉईल करवा दिया, किसमें? डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर में बॉईल करवाया और आपको क्या मिल गया? प्योर NaCN, Na2S और NaX मिल गया, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रैक्ट मिला आपको बॉईल करवा के, इसी को बोला जाता है लजानियस एक्सट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? लजानियस एक्सट्रैक्ट बोला जाता है इसको। अब ये जो एक्सट्रैक्ट मिला, जब आपने इन सबको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हीट करवाया डिस्टिल्ड वाटर में, फिर जो एक्सट्रैक्ट मिला उसको बोला जाता है आपको लजानिया एक्सट्रैक्ट। अब इस लजानिया एक्सट्रैक्ट का टेस्ट करवाते हैं हम, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, अब इस लजानिया टेस्ट का टेस्ट करवाते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन्स, करेक्ट। इस एक्सट्रैक्ट का टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम ए कर लेते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन, अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, आपको वो जो लजानिया एक्सट्रैक्ट मिला आपको उसमें क्या है मुझे नहीं पता। अभी तक तो मैंने केवल आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया, सिर्फ मैंने क्या किया, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, अभी तक मैंने उसमें सोडियम मेटल डाला है और उसको पानी में डाल के हीट करवा के मैंने उसका एक्सट्रैक्ट बना लिया। अभी मुझे थोड़ी पता उसमें क्या क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे केवल एक कंपाउंड दिख रहा है जो कंपाउंड उसमें मुझे देख के थोड़ी पता चलता है उसमें नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, क्या है। कंपाउंड को तो मैंने अभी तक केवल सोडियम ही डाला है उसमें। मेरे पास एक कंपाउंड दिया था मेरी टीचर ने, उसमें मैंने सोडियम मेटल डाल के हीट करवा दिया और लजानिया एक्सट्रैक्ट बना के मैं बैठी हुई हूँ। अब मुझे देखना है कि जो मेरा एक्सट्रैक्ट बना है उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है। तो अब आप सबसे पहला टेस्ट करोगे नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो इसमें क्या करते हो आप कि आपका जो भी लजानिया एक्सट्रैक्ट बना, जो भी मेरा लजानिया एक्सट्रैक्ट बना है, ठीक है, उसको आपने किससे बॉईल करवाना है? बॉईल कराना है आपको उसको प्लस फेरस सल्फेट से। किसके? FeSO4 से आपने क्या करा दिया? बॉईल करवा दिया। FeSO4 डाल के आपने इसको बॉईल करवा दिया, ठीक है। और फिर किसके प्रेजेंस में बॉईल करवाया? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 की प्रेजेंस में बॉईल करवाया। तो जैसे ही आपने इसकी प्रेजेंस में बॉईल करवाया, ऐसे एरो बना के लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा बच्चा? जब आपने क्या किया, लजानिया एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले आयरन FeSO4 डाला, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हीट करवाया, मतलब बॉईल करवाया, ठीक है। तो आपको मिलता है बच्चा सोडियम हेक्सासेनोफायरेट। क्या मिलता है? सोडियम हेक्सासेनोफायरेट 2 मिल जाता है, ठीक है। और जिस and forms sodium hexacyanoferrate 2. Then on heating with sulfuric acid, some iron 2 gets oxidized to iron 3. तो सबसे पहले आपको मिलता है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, मतलब फेरेट होगा और हेक्सासाइनो होगा, ठीक है। हेक्सासाइनोफेरेट 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, तभी होएगा ना 2, हाँ तभी होगा 2, ठीक है। तो आपको मिलेगा सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट, ठीक है। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 मिलता है आपको। क्या दिख रहा है सभी को जो मैंने लिखा है? ठीक है, इस तरीके से आपको सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट मिलेगा। फिर इसको दोबारा से आपने किससे करवाया? आपने इसको करवाया फिर से H2SO4 से।
देन ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से फिर से जब आपने हीट करवाया तो कुछ आयरन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ आयरन आपका Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे तो Fe+2 में है ना, अब कुछ आयरन आपका Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये आयरन क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करके आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट बना लेता है। ये लास्ट में फॉर्म आपका ये प्रोडक्ट होता है Fe4 FeCN6, ठीक है। और यहाँ पे आता है .XH2O, ये बनता है आपका लास्ट का प्रोडक्ट जो आपका होता है प्रशियन ब्लू इन कलर। कैसा होता है, प्रशियन ब्लू इन कलर, ये प्रशियन ब्लू कलर का होता है। इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट। क्या होता है, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट बनता है, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखो दोबारा से क्या क्या किया, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन करने के लिए जो आपने लजाना एक्सट्रैक्ट बनाया था उसमें सबसे पहले आपने FeSO4 डाला। FeSO4 डाल के आपने क्या किया, उसको हीट कराया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दोनों चीजें डाली, उससे आपका सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हेक्सासाइनोफेरेट 2 मिला, आपने उसको और हीट कराया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, और हीट करवाते हैं तो कुछ आयरन 2 का था, जो था ना आयरन 2, वो आयरन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आयरन 3 क्या करता है, आपके सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके लास्ट में आपका जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो बनता है प्रशियन ब्लू कलर का एक कंपाउंड, जिसका जो होता है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है। हेक्सासाइनोफेरेट 2, दिस इज द लास्ट कंपाउंड जो प्रशियन ब्लू इन कलर होता है। उसका फॉर्मूला होता है Fe4 FeCN6.XH2O, दिस इज XH2O, करेक्ट। तो हमने ये लास्ट में कंपाउंड बना दिया, तो नाइट्रोजन का टेस्ट हो गया। अब सिमिलरली हम करते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। सबसे पहले इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, धीरे धीरे करके समझेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट फॉर सल्फर कर रहे हैं। तो अगर आपको उस कंपाउंड में प्राशन ब्लू कलर दिखता है तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट था, उसमें प्रेजेंट था आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या मेरे कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा लजानिया एक्सट्रैक्ट बना था, जो मेरा लजानिया एक्सट्रैक्ट मिला था, उसमें क्या करूंगी मैं, सबसे पहले उसमें डालूंगी एसिटिक एसिड। सबसे पहले उसको एसिडिफाई करूंगी और उसमें डालूंगी मैं क्या, चलो सबसे पहले मैं लेड एसीटेट डाल देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या डाला, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में आपने जब लेड एसीटेट डालोगे तो बच्चा क्या होगा, आपको एक पीपीटी मिलेगी, ब्लैक ब्लैक पीपीटी मिलेगा, आपको ब्लैक पीपीटी मिलेगा जो कंफर्म करेगा। अगर ब्लैक पीपीटी मिलता है तो आपका उसमें क्या प्रेजेंट है, लेड, तो आपका प्रेजेंट है उसमें सल्फर। ब्लैक पीपीटी किसका मिलता है आपको, पीबीएस का, पीबीएस का ब्लैक पीपीटी मिलता है। कैसे मिलता है आपको, अगर आपके लजानिक एक्सट्रैक्ट में सल्फर के आयंस प्रेजेंट है तो वो आपके Pb+2 आयन से रिएक्ट करेंगे और पीबीएस बनाएंगे जो कि ब्लैक कलर का होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से लजानिक एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले लेड एसीटेट डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिडिफाई करके, तो अगर ब्लैक पीपीटी मिलता है तो पीबीएस का मिलता है। क्यों, क्योंकि सल्फर 2 H2 Pb+2 से रिएक्ट करके पीबीएस बना लेता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपकी, ये आपका टेस्ट फॉर सल्फर हो गया। अब आपने उसमें क्या डाला, दूसरी चीज है आपकी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दिया। क्या डाल दिया, सोडियम नाइट्रो फॉर द टेस्ट। अब ब्लैक पीपीटी का, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, the sodium fusion extract is treated with sodium nitroprusside. Appearance of violet color indicates the presence of sulfur in the compound। मैं बताती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। अभी आपका सल्फर का एनालिसिस ही चल रहा है। अब आपने क्या किया, अब आपने दोबारा से, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये क्या है, फर्स्ट वे टू डिटेक्ट, दिस इज द फर्स्ट वे टू डिटेक्ट टेस्ट फॉर सल्फर। अब टेस्ट फॉर सल्फर का सेकेंड वे, टेस्ट फॉर सल्फर का सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे क्या है कि आप क्या करोगे, आप है ना लोगे जो भी आपका लजानिक एक्सट्रैक्ट है, जो भी आपका लजानिक एक्सट्रैक्ट है उसमें डाल दोगे आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या डालोगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। आपने डाला उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो अगर आपको वायलेट कलर मिलता है ये डालने से, अगर आपको उसमें वायलेट कलर मिलता है डालने से, तो आपका
कंफर्म होता है कि आपके टेस्ट में क्या प्रेजेंट है, आपके टेस्ट में सल्फर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका S2 माइनस होगा वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से जब रिएक्ट करता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeCN5NO, ठीक है, इससे जब वो रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, तो इस तरीके का वायलेट कंपाउंड बनता है। कौन सा? FeCN5, और यहाँ पे बन जाता है आपका NOS। क्या बनता है? NOS, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल कंपाउंड फॉर्म, दिस इज द फाइनल कंपाउंड फॉर्म जो कि आपका वायलेट कलर का होता है। तो ये दो टेस्ट यूज होते हैं सल्फर की प्रेजेंस डिटेक्ट करने में, या तो लेड एसीटेट डाल दो या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दो। दोनों में अगर इसमें वायलेट कलर आता है तो सल्फर प्रेजेंट है, उसमें ब्लैक पीपीटी आती है तो सल्फर प्रेजेंट है। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा अब एक और पॉइंट कंसिडर करो कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है बच्चा? अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों प्रेजेंट है, क्या दोनों? नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर आपके दोनों के दोनों प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, देन इंस्टेड ऑफ NaCN, देन अगर दोनों नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है तो NaCN, सॉरी N जगह, जब आपने सोडियम से रिएक्शन करवाया था ना सबसे पहले, जब आपने सोडियम से रिएक्शन करवाया था तो क्या बन रहा था? देखो फर्स्ट रिएक्शन, देखो फर्स्ट रिएक्शन ये रही, जब सोडियम से रिएक्शन करवाया था और उसमें नाइट्रोजन था तो NaCN बन रहा था, अगर सल्फर है तो Na2S बन रहा था। पर अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आपका क्या बनेगा? आपका कंपाउंड बनेगा NaSCN। करेक्ट, NaSCN बनेगा जब आप क्या बना रहे होगे? सोडियम से रिएक्ट करवा रहे होगे टू फॉर्म द लजानिया एक्सट्रैक्ट। तो लजानिया एक्सट्रैक्ट बनेगा आपका सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है। ये जो सोडियम थायोसाइनेट होता है ये कैसा होता है? ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लड रेड कलर का होता है और इसीलिए पर्शियन कलर इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री साइनाइड आयंस, ठीक है। अब ये कैसे कलर का होता है बच्चा? ब्लड रेड कलर का। तो जब मैं इसको Fe+3 से रिएक्ट करवाती हूँ तो आपका बनता है SCN माइनस होता है एक आयन, तो आपका बनेगा FeSCN, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2+ का साइन और ये मिलेगा आपको ब्लड रेड कलर का। कैसा मिलेगा? ब्लड रेड कलर का। तो जब मैंने Fe+3 का किससे रिएक्शन करवाया था? देखो ये वाला, जब नाइट्रोजन का टेस्ट कर रही थी मैं, जब नाइट्रोजन का टेस्ट कर रही थी तो मेरा क्या बन रहा था? FeCN6, तो प्रशियन ब्लू कलर मिल रहा था, मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? पर अगर आपका आयन ही SCN है, अगर SCN आयन है तो ब्लड रेड कलर मिलेगा आपको, तो आपका उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट तो है पर नाइट्रोजन के साथ और क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। अगर ब्लड रेड कलर मिल रहा है जब आप उसको Fe+3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, इसका मतलब है कि उसमें क्या है? सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों के दोनों प्रेजेंट है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थायोसाइनाइड, ठीक है, थायोसाइनाइड बनता है इसी की वजह से। अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हैलोजेंस करते हैं। सी क्या है? टेस्ट फॉर हैलोजेंस। अभी आपने नाइट्रोजन सल्फर देखा, फिर नाइट्रोजन सल्फर साथ में प्रेजेंट है तो कैसा बनेगा? ब्लड रेड कलर। अब है टेस्ट फॉर हैलोजन। अब जब हैलोजन का टेस्ट करवाते तो बच्चा इसमें ना 2-3 तरीके की चीजें होती है कि मैंने लजानिया एक्सट्रैक्ट लिया, लजानिया एक्सट्रैक्ट को मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाया, लजानिया एक्सट्रैक्ट में HNO3 डाला, फिर उसमें क्या डाला? AgNO3, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 AgNO3 दोनों के दोनों डाले और इससे मेरे को 3 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। क्या मिलेगी? एक तो मुझे मिलेगा बच्चा व्हाइट पीपीटी, या तो मुझे मिलेगी व्हाइट पीपीटी, या फिर मुझे मिलेगी येलो पीपीटी, ठीक है, और या फिर मुझे मिलेगी डार्क येलो पीपीटी, ठीक है। ये 3 आपके क्या होते हैं? पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब जो व्हाइट पीपीटी मिलती है वो आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अमोनियम यहाँ पे लिख देती हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होती है। कैसी होती है? सॉल्युबल, ठीक है। अब येलो पीपीटी में जब मैंने NH4OH डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाली, तो वो कैसी होगी? स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है। अब जब मैं डार्क येलो पीपीटी को जब मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? मुझे मिलता है इनसॉल्युबल पीपीटी होती है, वो सॉल्युबल हो ही नहीं पाता, ठीक है। अब इसका टेस्ट की कैसे एनालिसिस करते हैं कि जो मेरा लजानिया एक्सट्रैक्ट होगा उसमें क्या करूंगी? लजानिया टेस्ट ये होता है कि जो आपका लजानिया एक्सट्रैक्ट किया है उसको पहले HNO3 में डाला, वही सेम
HNO3 में डाला, उसको एसिडिफाई करवाया और फिर उसको AgNO3 से ट्रीट करवाया, यही तो मैंने बताया था ना। तो अब क्या होगा कि जो आपके X माइनस है, जो X माइनस है वो Ag प्लस से एक्ट करके क्या बना लेगा, AgX बना लेगा। इसी की पीपीटी बनती है, इसी की पीपीटी बनती है। क्लोरीन है तो व्हाइट पीपीटी बनेगी, ब्रोमीन है तो कैसी बनेगी, येलो पीपीटी, और आयोडीन है तो बनेगी बच्चा आपकी डार्क येलो पीपीटी, डार्क येलो पीपीटी। तो दोनों तीनों आ गए, क्लोरीन की व्हाइट पीपीटी बनती है, ब्रोमीन की ऐसी, और आयोडीन के साथ डार्क येलो पीपीटी बनती है। तो इससे हमारा किसका टेस्ट हो गया, हैलोजेंस का टेस्ट। सबके टेस्ट समझ आए। लजान एक्सट्रैक्ट क्या है, पहले लजान एक्सट्रैक्ट बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड होगी, उसको पहले तोड़ के आपको आयोनिक फॉर्म में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन लेके आने हैं। जब ये आपके किस में आ गए, आयनिक फॉर्म में आ गए, तो सबसे पहले नाइट्रोजन का टेस्ट देखा था। नाइट्रोजन के टेस्ट में हमने क्या किया था कि जो कंपाउंड था हमने उसको किस में डाल दिया था, उसमें से यहाँ पे देखो दोबारा से, यहाँ पे किस में डाला था हमने, उसको डाला था FeSO4, फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में डाला। फिर हमारे पास सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बना, और हमें ये पता है कि अब अगर उसमें एक्सेस ऑफ एसिड करके उसको हीट करवाते तो Fe+3 आयंस बनते हैं। अब Fe+3 आयंस आपके कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करके लास्ट में बना लेते हैं प्रशियन ब्लू कलर का आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, वो प्रशियन ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। फिर देखा हमने टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर की टेस्ट करने के लिए हमने सबसे पहले दो मेथड है सल्फर के टेस्ट। सबसे पहला मेथड है लेड एसीटेट डाला एसिटिक एसिड में, और फिर उससे ब्लैक पीपीटी बन गया। ठीक है, तो S2 माइनस क्यों बना, क्योंकि जब सल्फर के -2 आयंस पीबी के +2 आयंस से रिएक्ट करते तो PBS बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने सल्फर का दूसरा एक और टेस्ट है, दूसरा है कि जो लजानी एक्सट्रैक्ट बना उसमें आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालोगे तो आपको वायलेट कलर का कुछ मिलेगा कंपाउंड। तो वायलेट कलर का कंपाउंड किसकी वजह से होता है, FeCN5NOS की वजह से होता है। करेक्ट। अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में प्रेजेंट है तो आपको कैसा कंपाउंड मिलेगा, जब आप उसका Fe+3 से रिएक्शन करवाओगे तो ब्लड रेड कलर का मिलेगा इंस्टेड ऑफ प्रशियन ब्लू कलर जैसा पहला मिल रहा था। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है और आपने उसको फिर से FeSO4 से रिएक्ट करवा दिया जो पहला, तो आपको ब्लड रेड कलर का कंपाउंड मिलेगा। अब आप क्या हेलोजन कैसे टेस्ट करोगे, कि हेलोजन के टेस्ट के लिए लजाना एक्सट्रैक्ट को क्या पहले HNO3 में डाला, एसिडिफाई किया, उसके बाद उसमें क्या डाला, AgNO3 डाल दिया। अगर AgNO3 डाल के कैसी पीपीटी मिल रही है, व्हाइट पीपीटी मिल रही है जो कि पूरी की पूरी सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो आपका क्लोरीन है। येलो पीपीटी मिल रही है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो ब्रोमीन है, और डार्क येलो पीपीटी मिल रही है और इनसॉल्युबल है आपका AgNO3 में, तो क्या है आपका आयोडीन। आया समझ, इतना इजी लजाना एक्सट्रैक्ट टेस्ट है, बिल्कुल अब एग्जाम में गलत करके नहीं आना, मैंने बहुत समय लेके आपको बताया। अब हम 22nd क्वेश्चन में चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन फॉर नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड differentiate between the principle of estimation of nitrogen in an organic compound by Dumas method and Kijadel method। जो भी दो मेथड है इनको क्या बोलते हैं, I don't know, मेरे ख्याल से this is pronounced as Geldahl's मेथड मेरे ख्याल से। आई डोंट नो ये कौन से ओरिजिन का नेम है, इन साइंटिस्ट का देखना पड़ेगा। जेलडाल पता नहीं कौन सा ओरिजिन है। ठीक है, एंड द फर्स्ट वन इज डूमास मेथड। तो इन दोनों मेथड से हम क्या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बताते हैं, मतलब कितना ग्राम्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव। अभी जो हमने लजाना एक्सट्रैक्ट टेस्ट किया था वो क्या था, क्वालिटेटिव टेस्ट था। क्वालिटेटिव मतलब कि केवल ये पता चल रहा है कि हाँ इसमें नाइट्रोजन है, अब कितना नाइट्रोजन है वो नहीं पता, कितना सल्फर है वो नहीं पता, कितने हैलोजन है वो नहीं पता, केवल पता है कि हाँ इसमें है, बस ये यस आ गया, यस आंसर आ गया। जब नाइट्रोजन का यस आंसर आ जाएगा उसके बाद उसमें कितना नाइट्रोजन है वो टेस्ट करने के लिए हम डूमास एंड जेल्डाल्स मेथड, दो तरीके से क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, तो डूमास मेथड में क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है उसको वे कर लिया हमने, जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को वे कर सकते हो ना वेइंग बैलेंस पे अपनी केमिस्ट्री क्लास में, तो पहले आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को वे कर लिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है वे कर लिया, तो मतलब आपको उसका वेट पता है। ठीक है, तो वेट हो गया उसका नोन। ठीक है, उसके बाद वे करके क्या किया आपने, उसको स्ट्रांगली हीट किया इन एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो जो भी आपका कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक है तो कार्बन कुछ होगा, कुछ हाइड्रोजन होगा, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दिया। अब कितना नाइट्रोजन है तो वो Z लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपने इसको क्या किया, स्ट्रांगली हीट करवाया इन एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड के एक्सेस में। उसकी इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं 2x + y/2।
ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं CuO, मतलब कि ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है आपका एक्सेस में, एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड में इन एन एटमोस्फियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के एटमोस्फियर में जब आप हीट करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है, एक तो XCO2 मिलेगा, प्लस आपको Y/2H2O मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा Z/2 नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस मिलेगा आपको दोबारा से सेम, ये रिकवर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कॉपर, 2x प्लस Y/2 का कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड करें, डूमास मेथड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये कौन सा डूमास मेथड की बात करें, ठीक है। अब इसमें क्या किया, जो मेरा नाइट्रोजन पहले कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मुझे मैम ने दिया, पहले मैंने उसको वे किया, वे करने के बाद उसमें मैंने एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड डाला, मुझे उसमें बताना कि कितनी नाइट्रोजन, मतलब मैम ने आपको बता दिया या आपने टेस्ट करके पता लगा लिया कि मेरे कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर उसके बाद उसको वे किया, उसमें कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में बहुत ज्यादा डाल दिया, इन एटमोस्फेयर किसका है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोस्फेयर, मतलब कि ओपन रिएक्शन नहीं होगा, आपको कोई ट्यूब लगा के रिएक्शन करवाना पड़ेगा, जिसको आपको अटैच करना पड़ेगा एक CO2 के सिलेंडर से, ठीक है। CO2 एटमोस्फेयर में फिर को हीट करवाया तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिले, जिसमें से एक प्रोडक्ट क्या आपका नाइट्रोजन गैस है कि नहीं है, तो नाइट्रोजन गैस इस तरीके से मिल जाती है, इसमें मिल गई। अब इस नाइट्रोजन गैस कितनी मिली उसको वे कर सकते हो आप। तो अब इसमें इसके साथ बच्चा इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना साथ में ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी मिलते हैं, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बन जाते हैं इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। उसको फिर दोबारा से जो ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस है उसको आप दोबारा से रिड्यूस करवा सकते हो, किसमें रिड्यूस करवा सकते हो, बाय पासिंग इट ओवर अ हीटेड कॉपर गॉज, कॉपर में डालोगे तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, नाइट्रोजन बना लेगा, ठीक है। तो अब ये जो डाई नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ है, ये नाइट्रोजन है, और फिर अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई थी तो ये वाला नाइट्रोजन, ये सारे के सारे जो भी नाइट्रोजन आपने कलेक्ट किया है, ये नाइट्रोजन को आपको कलेक्ट करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ कलेक्ट N2 ओवर अ सोल्यूशन ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बेसिक सोल्यूशन पे हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने उसको मेजर कर दिया तो इस तरीके से नाइट्रोजन का मेजरमेंट एस्टिमेशन हो जाता है। डोंट वरी, ये एक्सपेरिमेंट लैब में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस चाहिए ना, आपको एटमॉस्फेयर भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो वैसे पॉसिबल नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटली नहीं पूछा जाएगा, थ्योरेटिकली पूछा जाएगा। एक्सपेरिमेंट कब करेंगे, अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में, आप BSc में केमिस्ट्री में BSc करते हो या MSc करते हो, MTech करते हो केमिकल इंजीनियरिंग में, तो क्या पता करवा सकते हैं, ठीक है, बट नहीं, आपको स्कूल लेवल पे परफॉर्म नहीं करवाया जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आया समझ। डुमास मेथड में क्या किया, पहले वे किया ऑर्गेनिक, पहले हमें पता है उसमें नाइट्रोजन है, पहले पता किया या फिर हमारी मैम ने बता दिया हमें, फिर उस कंपाउंड को वे किया, वे करके उसको हीट करवाया, किसमें, एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड में, इन प्रेजेंस ऑफ CO2 का एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन बनेगा। पर इस प्रोसेस में कभी कभी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन जाती है, तो उसको रिड्यूस कराते, कॉपर में डाल देते, तो रिड्यूस कर देता है नाइट्रोजन में। अब जो सारी की सारी नाइट्रोजन है उसको ओवर KOH सोल्यूशन इकट्ठा करके वे किया जाता है, और आपको पता चल जाएगा कि कितनी नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, विच इज योर Key-Gel-Dals मेथड। दिस इज द सेकेंड मेथड। इस सेकेंड मेथड में बच्चा क्या होता है कि फिर से आपको पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको वे किया, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिर से वे किया, वही नोन क्वांटिटी होगी, उसको आपने किस में हीट कराया, अब आपने उसको हीट करवाओगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दूसरा मेथड है। जब आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करवाओगे तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी NH4 होल ट्वाइस SO4 में, किस में कन्वर्ट हो गई, अमोनियम सल्फेट में, तो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उस अमोनियम सल्फेट को आप रिएक्शन करवाते हो, इस अमोनियम सल्फेट का किससे, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो अमोनियम सल्फेट बना इसको आपने रिएक्शन करवाया या इसको पास ऑन करवाते हो विद एक्सेस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में एक्सेस या डिस्टिल आउट करवाते हो, तो आपका बनता है Na2SO4 प्लस 2 अमोनिया बनते हैं,
प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उसका नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगी, आपकी अमोनिया में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब इस अमोनिया को फिर से आप एसिडिक ट्रीटमेंट करवाते हो इसका, तो आपका बन जाता है फिर से NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब ये जो चीज बनी ना आपकी अमोनिया गैस को जब आपने कन्वर्ट कराया, तो ये क्या बना, एकदम प्योर अमोनियम सल्फेट आपको बनेगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, वे कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चा, कि अब इसको फिर से स्टैंडर्ड अब जितना आपके पास, अब आप इसको कैसे वे करते हो, अमोनियम सल्फेट कितना बना, तो आप इसको जितना एसिड बचेगा ना, मतलब ये क्या है, अमोनिया इज अ बेस एंड दिस इज एन एसिड, दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, सिंपल। तो अब क्या, इससे सॉल्ट बन गया ये, है ना। तो अब जितना आपका एसिड, आप नॉन क्वांटिटी ऑफ H2SO4 डालोगे अमोनिया को ट्रीट कराने के लिए, तो अब आपका जितना एसिड बच गया, टाइट्रेट करके निकाल सकते हो कि मेरा कितना एसिड बच गया। जितना एसिड बचा उतना ही आप फिर उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना एसिड बचा मतलब कि उतना एसिड यूज हुआ, मतलब उतनी नाइट्रोजन यूज हुई, उतनी नाइट्रोजन हमारे इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी बता सकते हैं। बट जो कीजडाल मेथड होता है, जो सेकेंड मेथड है आपका कीजडाल मेथड, ये कहाँ कहाँ यूज नहीं हो सकता, इसकी लिमिटेशंस है कि अगर आपकी नाइट्रोजन अगर रिंग में प्रेजेंट है, रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट है, एजो ग्रुप में प्रेजेंट है, एजो ग्रुप में या फिर नाइट्रो ग्रुप में, एजो या नाइट्रो ग्रुप में प्रेजेंट है, तो भी आपका कीजडाल मेथड अप्लाई नहीं होगा, पर डूमास मेथड हो जाता है। ठीक है, तो इन अगर रिंग में नाइट्रोजन है तो भी आप नहीं पता लगा सकते, और आपका अगर एजो ग्रुप का नाइट्रोजन है, नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन है, तो भी आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो केवल फ्री नाइट्रोजन जिसमें होती है वहीं आप पता लगा सकते हो कीजडाल मेथड से। करेक्ट, दोनों मेथड हो गया एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब है 23rd क्वेश्चन। अब आपने अभी तक किसका एस्टिमेशन क्या था, नाइट्रोजन का। अब इसने पूछा है कि अब आपको प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, सल्फर और फास्फोरस बताना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो नाइट्रोजन के तो वो दोनों मेथड थे। अब हैलोजन, सल्फर और फास्फोरस कैसे होते हैं, सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन कर देती हूँ। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। अब बच्चा, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं केरियस मेथड। क्या बोलते हैं, केरियस मेथड। इस मेथड में बच्चा क्या होता है, इस मेथड में दोबारा से आप एक नोन क्वांटिटी जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको वे किया, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको वे किया, वे कर लिया नोन क्वांटिटी आपको, फिर उसको आपने हीट करवाया किससे, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं उसी की तरह लिख रही हूँ, उसको आपने इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग मतलब उबलता हुआ HNO3 एसिड की प्रेजेंस में, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपने क्या कराया, हीट करवाया। हीट करवाओगे किसमें, किसमें हीट करवाना है, इन ग्लास ट्यूब, इन हार्ड ग्लास ट्यूब, इन हार्ड ग्लास ट्यूब। अब हार्ड ग्लास ट्यूब क्यों चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो, फिर हीट और करवा रहे हो ऊपर से, तो आपको ऐसा ग्लास चाहिए जो कि एसिड की हीट सहन कर पाए, है ना। तो हार्ड ग्लास ट्यूब चाहिए, जिसको ही बोला जाता है, इस ग्लास ट्यूब को ही बोला जाता है केरियस ट्यूब। क्या बोला जाता है, केरियस ट्यूब, इसीलिए इसका नाम है केरियस मेथड। करेक्ट। अब हमने इसको जब हीट करवाया तो फिर बच्चा आपको क्या मिलेगा, और ये सारा किस में होता है, इन अ फर्नेस, एक फर्नेस में करवाते हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, फर्नेस में करवाते तो क्या होता है, इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं, जब आपने इन सबको हीट करवाया तो कार्बन और नाइट्रोजन तो CO का CO2 और H2O बन गया, कार्बन और हाइड्रोजन का तो COH2 बन गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन होंगे, उसका CO2 और H2O बन गया। और फिर जो आपका हैलोजन है, जो आपका हैलोजन है वो क्या होगा, Ag, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट डाला तो उसी की वजह से AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपको। अब जो AgX बना, ये तो गैस है, ये तो उड़ गई, H2O भी स्टीम की तरह बनेगा, उड़ जाएगा। AgX का क्या कराया आपने, AgX को आपने फिल्टर कर लिया। अब जो AgX बना उसको आपने फिल्टर आउट करा, अब फिल्टर आउट करके उसको वे कर लिया, उसको फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया और फिर वे किया। ठीक है, वॉश, ड्राई एंड वे, याद रखना। फिल्टर, फिर उसके पानी से धो कि कुछ इम्प्योरिटीज है तो निकल जाए, फिर ड्राई करना है, उड़ जाए, उसके बाद वे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि AgX को हमने क्या किया, फिल्टर, फिर किया उसका वॉश,
उसके बाद किया उसे ड्राई, उसके बाद किया उसे वे। तो अब जितना AgX आया, इतना AgX, अब जितना आपका कंपाउंड आया, सपोज जो आपने वे किया, लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड m ग्राम का है, ठीक है, और आपका जो AgX फॉर्म हुआ है वो आपका फॉर एग्जांपल m1 ग्राम फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक मोल ऑफ AgX में, एक मोल ऑफ AgX में कितने हैलोजन के मोल्स है, एक ही है, तो एक मोल उसमें क्या है, x का, एक मोल AgX में एक मोल है x का, देयरफॉर मास ऑफ हैलोजन, देयरफॉर कितना हैलोजन का मास होगा तो मैं निकाल सकती हूँ, देयरफॉर मास ऑफ हैलोजन in m1g ऑफ AgX कितना होगा, मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ x लिख लो, जितना भी होगा एटॉमिक मास ऑफ x इनटू जितना आपका कंपाउंड बना m1g अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, मोलर मास ऑफ AgX। आया समझ, AgX उसका मोलर मास है, तो आपको इससे क्या बन जाएगा, मास ऑफ हैलोजन मिल जाएगा, और इसी का अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ हैलोजन कितना है आपके कंपाउंड में वो आ जाएगा, करेक्ट। तो हमने हैलोजन का एस्टिमेशन कर लिया, अब हम कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। तो बच्चा जब हम एस्टिमेशन ऑफ सल्फर करते हैं तो फिर से इसमें वही करना है कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको क्या करना है, उसको वे करना है, वे कर लिया आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसमें दोबारा से आपको नाइट्रिक एसिड डालना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वे किया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं यहाँ लिख देती हूँ CXHY, और आपके पास सल्फर कितना है, उसमें मैंने क्या डाला, उसमें मैंने ईदर डाला कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब फ्यूमिंग लिख देती हूँ यहाँ पे, फ्यूमिंग HNO3 डाला, या फिर क्या डाला, सोडियम परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होता है, Na2O2, ठीक है, या मैंने डाला सोडियम परऑक्साइड। अब जब मैंने सोडियम परऑक्साइड डाला है इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब, ये सब मुझे किस में लेना है, ये सब मुझे लेना है एक हार्ड ग्लास ट्यूब में, हार्ड ग्लास ट्यूब जिसको बोलते हैं हम केरियस ट्यूब, तो हार्ड ग्लास ट्यूब में डाली ये सारी चीजें, उसके बाद इसको हीट करवा दिया, तो अब जो सल्फर होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और फिर ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस, और फिर इसमें जब मैंने क्या डाला, इसमें मैंने एक्सेस ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड डालूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड डाल के प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का PPT बन जाएगा, क्या BaSO4 की PPT बन जाएगी। जब मैंने, अब BPT जो बनी है आपकी BaSO4 की, उसको क्या कर सकते हो आप, वे कर सकते हो, ठीक है। तो फिर सिमिलरली अगर जो BaSO4 बना मेरा, मास ऑफ BaSO4, फॉर एग्जाम्पल मेरा मास आया BaSO4 का m1 ग्राम, अगर ये BaSO4 का मास है, मुझे पता है कि एक मोल BaSO4 में कितनी सल्फेट प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट, एक मोल BaSO4, अगर आप इसको ऐड करोगे, इसका मोलर मास निकालोगे तो आता है बच्चा 233 ग्राम ऑफ BaSO4, मतलब एक मोल BaSO4 होती है 233 ग्राम। आप सबको ऐड करोगे, बेरियम का एटॉमिक वेट प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन के 4 एटॉमिक वेट्स, तो इतना आता है। तो 233 ग्राम BaSO4 में कितना सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर की एटॉमिक वेट होता है 32, तो 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है, 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है। तो देयरफॉर जब मेरा m1 ग्राम BaSO4 आया था, m1 ग्राम BaSO4 में कितना सल्फर होगा, बेसिक यूनिटरी मेथड से कि 32 ग्राम अगर 233 ग्राम में प्रेजेंट है तो m1 ग्राम में इतनी प्रेजेंट होगी, सिंपल, तो इतनी सल्फर प्रेजेंट होगी, ठीक है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी आ जाएगी, इसी को इंटू 100 कर दो, 32 अपॉन 233 इंटू m1g इंटू 100, तो ये आपकी परसेंटेज ऑफ सल्फर, करेक्ट। तो सल्फर का एस्टिमेशन भी हो गया। सिमिलरली हम एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस भी कर लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ
फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का एस्टिमेशन करने के लिए फिर से हमें वही करना है, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था CXHYPZ होगा। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वे कर लिया हमने, इसका मास पता कर लिया। इसको वे करने के बाद हमें इसे फिर से फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में हमने इसको हीट करवाना है। ठीक है, अब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड में डालने से जो फॉस्फोरस होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO4 में, फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है उसका। ठीक है, अब इस फॉस्फोरिक एसिड में जब मैं अमोनिया डालती हूँ, क्या डाला मैंने इसमें, अमोनिया। जब अमोनिया डालती हूँ, प्लस अमोनिया डाला एंड अमोनियम मोलिब्डेट, क्या डाला, दो चीजें डाली, अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट। तो जब मैंने ये दोनों H3PO4 में डालती हूँ तो मेरे सोल्यूशन में बच्चा क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या मिलता है, अमोनियम, यहाँ पे लिख रही हूँ, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक है, तो जब मैंने डाला तो मुझे मिला अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, वे कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने माना, अब इसको कैसे करूंगी, फॉर एग्जांपल अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मास ले लेते हैं अब हम। अब जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिला उसको मैंने वे कर लिया, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मास आया, जो आपने वे किया वो आया फॉर एग्जांपल m1 ग्राम, जो प्रोडक्ट बना वो m1 ग्राम बना। ठीक है, अब हमें पता है कि पूरा मोलर मास ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट कितना होता है, मैं बता देती हूँ आपको, होता है 1877 ग्राम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि देयरफॉर परसेंटेज, और एक फॉस्फोरस का मास कितना होता है, सिर्फ 31 ग्राम होता है, 31 ग्राम पर मोल। तो मुझे पता चला कि मेरे एक मोल अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में कितने, एक मोल में जितने 1877 ग्राम ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में 31 ग्राम फॉस्फोरस प्रेजेंट है। देयरफॉर m1 ग्राम में कितना फॉस्फोरस होगा, m1 ग्राम में होगा 31/1877 इंटू m1 ग्राम फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा। इसी का जब आपको परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर देना। हो गया, सारे एस्टिमेशन देख लिए, हैलोजन के भी, सल्फर के एंड फॉस्फोरस के भी, करेक्ट। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी आपको, है ना, बस पढ़ने की देरी है, नहीं समझ आता तो मैंने समझा दिया अच्छे से, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कहीं पे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझा दिया है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, मैं आपको प्रिंसिपल दोबारा से बताती हूँ। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज होती है, क्रोमेटोग्राफी यूज होती है ताकि हम किसी चीज को सेपरेट कर पाए, दो चीजों को, ऑर्गेनिक चीजों के सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन के लिए। पहली ये चीज लिखनी है आपको एग्जाम में, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। देखो यहाँ पे मैं स्पून फीड नहीं करती हूँ, पूरे सेंटेंस बना के आपको लिखने हैं। मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स के सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, वन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इसमें क्या होता है, एक पेपर होता है, इस पेपर में ऑलरेडी वाटर ट्रैप्ड होता है, एक स्पेशल तरीके का पेपर आता है। ठीक है, इस पेपर में आप क्या करते हो, आपको मैम क्या दे देगी, मैम बोलेगी कि इसमें मुझे ये बताओ, आपके पास एक कंपोनेंट है ए जिसमें प्योर ए है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बी, प्योर बी है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आपने रिएक्ट करवाया तो आपका बनेगा ए प्लस बी, बनेगा कि नहीं बनेगा। पर ये जो ए प्लस बी बनेगा, ये बन सकता है AB2, ये बन सकता है AB, ये बन सकता है A2B, किसी भी तरीके का बन सकता है ना। पर एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है कि आपको मैम इसी के साथ जो प्योर AB है, आपको फॉर एग्जांपल AB2 ही चाहिए, पर साथ में AB और A2B भी बन सकता है, पर आपको देखना है कि क्या मेरा AB2 ही बना, तो आपको एक प्योर AB2 भी सॉल्वेंट मिलेगा। अब आपके पास 4 स्पॉट्स होंगी देखने के लिए। अब आप क्या करोगे कि आपको ये पता लगाना है कि क्या जो मेरा कंपाउंड बना वो प्योर है। तो प्योरिटी देखने के लिए जो पेपर क्रोमेटोग्राम, इसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राम, और इस पूरे चीज को बोला जाता है स्टेशनरी फेज। क्या बोला जाता है, स्टेशनरी फेज। ठीक है, इस पेपर की खास बात होती है इसमें वाटर ऑलरेडी ट्रैप्ड होता है। अब इस पेपर में ना आपको सबसे पहले 1 सेंटीमीटर ऊपर ना एक लाइन खींचनी होती है। लाइन खींची, उस लाइन में पता है क्या डॉट्स बनानी होती है। सबसे पहले प्योर ए की डॉट बनाई, दिस इज प्योर ए।
उसके बाद प्योर बी की डॉट बनाई, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है, अब मुझे पता नहीं वो क्या है, मैं इसको पी मान रही हूँ, इसमें क्या है पी, कोई भी प्रोडक्ट है, पी की डॉट बनाई, और फिर जो आपको एक्चुअली चाहिए AB2 उसकी डॉट बनाई। ठीक है, तो 4 डॉट्स बना दी। अब इस पेपर को क्या किया आपने, एक बीकर लिया, उसमें एक सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट में डिप कर दिया। अब इस पेपर को इस सॉल्वेंट के अंदर डिप करा, तो जैसे ही डिप करा तो क्या होगा कि ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन क्या होगा, ये पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा, ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा। डिप करने के बाद ऊपर नहीं रहेगा, मैंने ऊपर बनाया है पर यहाँ तक पानी होएगा इसका। अब ड्यू टू कैपिलरी एक्शन क्या होगा कि पानी ऊपर, ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा, जो भी सॉल्वेंट है, ये जो भी सॉल्वेंट है ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो साथ में ये डॉट भी मूव करेगा। ये डॉट का मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है कि कितना सॉल्युबल है वो आपके मोबाइल फेज में। तो ये जो सॉल्वेंट होता है ना, हाँ, इस सॉल्वेंट को हम बोलते हैं मोबाइल फेज, क्योंकि ये ही तो मूव हो रहा है ना, बाकी तो एकदम अपनी जगह पे रहते हैं, इसको मोबाइल फेज बोलते हैं। तो हमेशा क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज होगा, एक मोबाइल फेज होगा। दोबारा से मैं बना रही हूँ, ये आपका पेपर है, यहाँ पे ऐसे डॉट्स बनाते हैं, ए डॉट, बी डॉट, पी डॉट एंड AB2 की डॉट। ये है ए, ये है बी, ये है पी, और ये है AB2, करेक्ट। तो अब आपने जब इसको किस में डाल दिया, बीकर में डाल दिया, बीकर में डाला, और फिर आपका पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ। अब ए की डॉट आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिली, ठीक है, बी की डॉट फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिली, पी की डॉट तो एक यहाँ, पी की डॉट रहने देते हैं, और AB2 की डॉट मिली यहाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबकी डॉट्स ना अलग अलग जगह मिलेगी, ये हमेशा का फंडा है। कभी भी 2 डॉट सेम नहीं होती, बहुत ही रेयर चांसेस होती है कि 2 अलग अलग चीजें और उनकी डॉट्स आपको सेम जगह मिलेगी। क्यों? क्योंकि सबका क्या सॉल्वेंट के साथ और आपके स्टेशनरी फेज के साथ सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। अगर जो बॉन्ड सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ने का क्या मतलब है कि वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल, जो सबसे ऊंची आपको डॉट मिली है, जो कि ये वाली है, जो कि ये वाली डॉट है, इसका क्या मतलब है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स किसके साथ बना रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना पा रही है किसके पास साथ, मोबाइल सॉल्वेंट के साथ, मोबाइल फेज के साथ, है ना, तभी तो इतनी ऊपर पहुंच गई उसके साथ चलती चलती। और जो ये एकदम जो नीचे रह जाती है डॉट, इसका क्या मतलब होता है कि ये स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पा रहा है, कि उससे चिपका रह गया पर मोबाइल फेस के साथ नहीं बना पा रहा, करेक्ट। तो फिर इससे हम ये भी सॉल्युबिलिटी डिफरेंस ही हो गया एक तरीके का, कि कौन किसके साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना पाता है, उसकी वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ऊंचा ऊंचा जाता जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हो, एक पॉइंट पे आने के बाद जैसे ही आपका पेपर खत्म होने होता है उससे थोड़ी देर पहले आप उसको बाहर निकाल लेते हो, सूखने के लिए रखते हो, और फिर ये डॉट्स मोस्टली क्या होता है, काफी बार तो नेकेड आई से दिख जाती है नॉर्मली, वरना आपको यूवी लाइट के अंदर देखनी पड़ती है। यूवी लाइट में आप डाल देते हो, फिर आपको डॉट्स दिखती है उसमें ब्लू कलर की, जैसे भी डॉट्स दिखेंगी, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चा, हाँ, अब आपको क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट की डॉट है ना, प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट बाकी होगा, तो ए की डॉट पे ए की डॉट मिलेगी, बी की डॉट बी की डॉट मिलेगी, और अगर AB2 फॉर्म हुआ है तो AB2 की डॉट मिलेगी। पर अगर बीच में कोई और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जैसे कि A2B या AB, तो उनकी डॉट्स भी कहीं इधर इधर मिल सकती है। तो अगर दूसरी डॉट्स भी मिल रही है, इसका मतलब है कि इम्प्योर प्रोडक्ट है, पर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो भी मिला है। पर अगर आपको एक ही डॉट मिली तो आप उससे कंफर्म हो जाते कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट सही बना है और AB2 ही बना है, मतलब कि एक तो सिंगल प्रोडक्ट मिला है और दूसरा है कि AB2 का ही प्रोडक्ट बना है। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसे सेपरेशन भी हो रहा है और प्योरिफिकेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो, जो सिंपल ए था, ए की स्पॉट अलग आ रही है, बी की स्पॉट अलग आ रही है, और AB2 की स्पॉट अलग आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपका सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन साथ साथ में हो रहा है यहाँ पे कंपाउंड्स का। आया समझ? दिस इज योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका वाई इज नाइट्रिक एसिड एडेड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग ऑफ हैलोजेंस। हमने अभी इतनी बार देखा कि नहीं देखा कि जब भी हम क्या डाल रहे थे, नाइट्रिक एसिड डाल रहे थे सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हैलोजेंस का टेस्ट करना था। ऐसा हम क्यों कर रहे थे? ऐसा हम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि एडेड टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्योंकि बच्चा जब लजानिया टेस्ट का हमें वो करना होता है,
टेस्ट करना होता है, तो हमारे पास जो लजानिया एक्सट्रैक्ट बना, तो जो हमारे पास लजानिया एक्सट्रैक्ट बनाएंगे सबसे पहले यही किया था ना, सबसे पहले पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा लिया था, है ना। तो अब जो लजानिया एक्सट्रैक्ट बना है हमारा, तो उसके लजानिया एक्सट्रैक्ट में हमारे, अगर लजानिया एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन है और क्या है, अगर नाइट्रोजन है और सल्फर है, तो इन दोनों चीजों को हमें क्या करवाना होता है, इन दोनों चीजों को डिकम्पोज कराने के लिए, डिकम्पोज कराने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, HNO3 डाल देते हैं, ताकि केवल और केवल हैलोजन का टेस्ट हो पाए। तो क्या होता है एक्चुअली में कि जो आपका अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो NaCN बन जाएगा, तो NaCN का जब HNO3 से रिएक्शन करवाती हूँ तो डिकम्पोज होके NaNO3 बन जाता है प्लस HCN बन जाता है, करेक्ट। और फिर दूसरा है, अगर Na2S होता है और उसमें HNO3 डाल देती हूँ तो क्या बन जाता है आपका NaNO3 प्लस H2S बन जाता है। तो इसमें हुआ क्या आखिरकार कि अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसमें, हमें तो पता नहीं ना, देख के तो हम बता नहीं सकते कि क्या केवल हैलोजन है, हैलोजन के साथ नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट हो सकते हैं ना, तो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए अगर उसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हैलोजन भी प्रेजेंट है, पर टेस्ट केवल किसका करना है, हैलोजन का करना है, तो पहले नाइट्रोजन और सल्फर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन और सल्फर को हटाने के लिए, उनका डिकम्पोजिशन के लिए जरूरी है उसको HNO3 में डिप करना, HNO3 उसमें डालना, ताकि आपका NaCN और Na2S क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, और केवल आपको क्या मिले, हैलोजन मिले। तो हैलोजन मिले, फिर उसको आप फिर से AgNO3 से जो रिएक्शन करेगा हैलोजन, तो आपका AgX बना लेगा, तो आपका हैलोजन का टेस्ट बहुत आसानी से हो सकता है। समझ आएगी बात? ओके।